सोहनलाल जी रसोई में खाना लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली रसोई में चली आई है जो उनके हिस्से की पड़ी रोटियां निगल चुकी है। सोहनलाल जी को देखते ही बिल्ली खिड़की से भाग गई। सोहनलाल जी रसोई में पड़े डिब्बों को खोल खोल कर देखने लगे कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए, मगर डिब्बे तो सारे खाली पड़े थे। उतने में उनके बेटा बहू, जो अपने मित्र के बेटे की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, वापस आ गए। बहू प्रीति ने जब सोहनलाल जी को डिब्बे खोलते देखा तो रसोई में आकर वह सोहनलाल जी पर जोर से चिल्लाई, बाबूजी, शर्म आनी चाहिए आपको। इस उम्र में भी आपका पेट आसानी से भरता नहीं है। पेट है या कुआं? आपके हिस्से की 2 रोटियां आप खा चुके हैं, फिर भी आप सारे डिब्बे खोल खोल कर देख रहे हैं। अब तो रसोई में भी ताला लगाना पड़ेगा। आप पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। सुबह शाम रोटी देने के बाद भी आपकी चटर पटर खाने की आदत जाएगी नहीं। सोहनलाल जी बोले, बहू, मेरे हिस्से की रोटियां बिल्ली ने खा ली और मुझे जोरों से भूख लगी है, इसलिए सारे डिब्बे खोलकर देखने लगा कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए, मगर डिब्बे तो सारे खाली पड़े हैं। प्रीति बोली, बाबूजी, हद होती है झूठ बोलने की भी। एक तो पहले ही आप इतनी अपनी रोटियां खा चुके हैं और फिर बिल्ली पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे रहते तो कभी रसोई में बिल्ली आई नहीं। बिल्ली भी बस आपकी रोटियां ही खाने आती है और किसी की नहीं, है ना? बाबूजी, यह आपकी बनी बनाई कहानी आपके पास रखिए, समझे? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कीजिए और चलिए रसोई से बाहर निकलिए। मुझे रसोई को ताला लगाना है। सोहनलाल जी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही प्रीति ने उन्हें रसोई से बाहर निकालकर रसोई पर ताला लगा दिया और फिर वह अपने कमरे में सोने चली गई। बेटा सचिन और बहू प्रीति अपने एयर कंडीशनर कमरे में सुकून की नींद सो रहे थे और यहाँ सोहनलाल जी आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटे हुए थे। मच्छरों ने इतना परेशान कर रखा था कि सोहनलाल जी की आंखों की नींद कोसों दूर थी और भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे। सो अलग सोहनलाल जी को पुरानी स्मृतियाँ याद आ गई। सोहनलाल जी और उनकी पत्नी शारदा जी मिलकर साड़ियों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दोनों दंपति ने खूब मेहनत करके उस साड़ी की छोटी सी दुकान को शोरूम में परिवर्तित कर दिया था, जिस दुकान पर आगे चलकर सोहनलाल का बेटा सचिन बैठने लगा। सोहनलाल जी और शारदा जी ने मिलकर साड़ियों का बिजनेस इतना बढ़ा दिया था कि शोरूम में 9-10 नौकर रखने पड़े ताकि ग्राहकों की भीड़ को सभी मिलकर संभाल पाए। यह बड़ा मकान भी सोहनलाल जी और शारदा जी ने मिलकर बनवाया था। शारदा जी की अपने बेटे सचिन की शादी देखने की अनगिनत सपने थे, मगर शारदा जी को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया, जिस वजह से 3 महीने के अंतराल में वह भगवान की प्यारी हो गई। सोहनलाल जी ने शारदा जी के इलाज में पैसे पानी की तरह बहा दी, मगर शारदा जी बच नहीं पाई। इतने बड़े मकान में अब सोहनलाल जी और सचिन अकेले बच गए थे। सचिन उम्र में बहुत बड़ा तो नहीं था, मगर घर में एक औरत की बहुत ज़रूरत थी जो घर का काम और खाना बना सके, इसलिए सचिन की शादी कम उम्र में ही प्रीति से करवा दी। प्रीति ने शादी के बाद घर का सारा कामकाज संभाल लिया और कुछ ही वर्षों में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सभी ने मिलकर संजू रखा। पोते संजू के जन्म के बाद सोहनलाल जी का समय अच्छे से गुजरने लगा। संजू को स्कूल से लाना छोड़ना, रोज रात को संजू को कहानी सुनाना सोहनलाल जी को खूब लुभाता। पूरा दिन तो सोहनलाल जी का दुकान पर निकल जाता और शाम से लेकर रात तक संजू के साथ खेलने या घूमने में व्यस्त रहते। वक्त के साथ सोहनलाल जी बूढ़े होते चले जा रहे थे, जिस वजह से बेटे बहू का व्यवहार उनके लिए उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। एक बार सोहनलाल जी दुकान पर बैठे थे और ग्राहकों का हिसाब करने में
उनसे थोड़े पैसों की चूक हो गई। तब सचिन सोहनलाल जी से बोला कि बाबूजी, अब आपको दुकान पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए दुकान संभालना आपके बस का काम नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप घर पर ही रहे। सोहनलाल जी, जिन्होंने एक छोटी सी दुकान को शोरूम में परिवर्तित किया था, वह भी अपनी ही गलती मानकर अब घर पर ही रहने लगे। लेकिन घर पर बहू प्रीति उन्हें फटी आंख ना सुहाती। प्रीति उन्हें ना खाने के लिए पूछती और ना समय पर चाय। एक दिन प्रीति अपने बेटे संजू को गरम गरम रोटियां खिलाते हुए बोली, मेरा राजा बेटा, ये ले, घर का शुद्ध घी, देसी घी इन गरम गरम रोटियां पर लगाया है, झटपट खा लो। उतने में संजू बोला, मम्मा, दादाजी भी अंदर भूखे बैठे हैं। वैसे भी आपने मुझे इतनी सारी रोटियां दे दी है, मैं इतनी सारी रोटी नहीं खाऊंगा। इसमें से थोड़ी रोटियां मैं दादाजी को दे आता हूँ। उतने में प्रीति उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा, पहले तू खा ले, फिर मैं तेरे दादाजी को भी गरम गरम रोटियां परोसूंगी। संजू जब खाना खाकर चला गया, प्रीति सोहनलाल जी को 2 सूखी रोटियां थाली में डालकर दे दी। सोहनलाल जी बेचारे सूखी रोटी चबा नहीं पाए, इसलिए वह रोटी को पानी में भिगोकर खाने लगे। संजू अंदर से आया तो यह देखकर सोहनलाल जी से बोला, आप सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं? दादाजी, माँ ने नरम रोटियां बनाई है, रुको, मैं आपको लाकर देता हूँ। रसोई में गया और रोटी के डिब्बे में से नरम रोटियां लाकर सोहनलाल जी की थाली में रख दी। प्रीति जब अपने कमरे से बाहर आई तो उसने अपने बेटे का दादाजी के प्रति यह प्यार देखा तो वह जल गई। वह सचिन को सारी बात बताते हुए बोली, हमारा बेटा अगर यहाँ उसके दादाजी के साथ रहा तो उसका दादाजी का ही होकर रह जाएगा। इसलिए हमें संजू को बाहर पढ़ने भेज देना चाहिए ताकि वह दूर रहकर हमारे प्यार को समझ पाए। सचिन और प्रीति ने संजू को बाहर पढ़ने भेजने का मन बना लिया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर संजू और उसके दादाजी को दूर कर दिया, जिससे अब सोहनलाल जी फिर से अकेले हो गए। संजू के बहाने सोहनलाल जी का दिल लगा रहता था, मगर संजू के चले जाने के बाद सोहनलाल जी का दिन निकलना भी मुश्किल हो गया। संजू के बाहर पढ़ने चले जाने के बाद अब प्रीति के अत्याचार और बढ़ गई थी। प्रीति ने मकान के ऊपर के हिस्सों को किराए पर लगवा दिया और सोहनलाल जी को मकान के स्टोर में शिफ्ट कर दिया, जहां महीना का अनाज जमा करके रखा जाता था। सोहनलाल जी और शारदा जी ने जिस शोरूम को अनाज के लिए बनवाया था, आज वही स्टोर रूम में सोहनलाल जी को भी डाल दिया गया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे हालात आएंगे कि उन्हें स्टोर में रहना पड़ेगा। एक दिन जब वे बेटे सचिन से बोले कि स्टोर रूम में बहुत गर्मी होती है, सचिन बोला, बाबूजी, आप क्या चाहते हैं कि हमें जो इतना अच्छा किराया मिल रहा है वह बंद हो जाए? आप जानते हैं ऊपर के कमरे किराए पर चढ़ने के बाद हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। आप ठहरे अकेली जान, आप वैसे भी इतने बड़े बड़े कमरों में रहकर क्या करेंगे? और आपको स्टोर में नींद नहीं आती है तो अपनी चारपाई रोज रात को आंगन में लाया कीजिए ताकि आपको हवा मिल पाए। अब प्राकृतिक हवा की तो बात ही अलग है। यहाँ बाहर सो जाया कीजिए, जिसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। सोहनलाल जी ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। सोहनलाल जी पूरे दिन स्टोर रूम में पड़े रहते और रात को आंगन में चारपाई लगाकर सो जाते। बीच बीच में उन्हें शारदा जी की बहुत याद आती कि कैसे दोनों पति पत्नी ने मिलकर इतनी मेहनत करके यह दुकान और मकान बनाया, मगर दोनों को कभी कोई ऐशो आराम ना मिल पाए। बेटे सचिन के पास अब पैसों की बौछार होने लगी थी, जिस वजह से बेटे बहू का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा था। अब आए दिन वे लोग पार्टियों में जाने लगे थे और यहाँ सोहनलाल जी भूखे रहने लगे थे। सोहनलाल जी सुबह उठे और फिर घर के कामों में लग गए।
संजू जब तक घर में था उसके सामने बेटे बहू ने सोहनलाल जी का थोड़ा लिहाज रखा था, मगर संजू के जाने के बाद प्रीति सोहनलाल जी से घर के काम भी करवाने लगी थी। वरना क्या करते बेचारे सोहनलाल जी बहू के ताने सुनने से बचने के लिए घर के सारे काम भी कर लेते, जिसके बदले में प्रीति उन्हें 2 वक्त की सूखी रोटियां देती थी और कभी कभी तो वह भी नसीब नहीं होती थी। एक दिन प्रीति ने अपने मायके वालों को खाने पर अपने घर बुलाया और सोहनलाल जी से बोली, मैं रसोई का काम संभाल रही हूँ, आप पूरे घर की सफाई कर दो। और हाँ, सफाई जल्दी हो जानी चाहिए ताकि किसी को यह पता ना लगे कि सफाई आप करते हो। और हाँ, एक बात और, जब तक सब लोग खाना खाकर ना चले जाए अपने स्टोर रूम से बाहर मत आइएगा, समझे। सोहनलाल जी ने पूरे घर की साफ सफाई कर दी और फिर जाकर स्टोर रूम में बैठे। बहू के मायके वाले सब आ चुके थे, सभी मिलकर बाहर खाना खा रहे थे। यहाँ सोहनलाल जी बेचारे भूख के मारे ईसित हो रहे गए थे, इसलिए बाहर पानी पीने चले आए। जैसे ही उन्होंने पानी लेने को हाथ बढ़ाया, उन्हें प्रीति बहू की हंसी ठिठोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह बोली, बुढ़ा घर के सारे काम कर देता है मम्मी, इसलिए तो मैं इतनी फ्री रहती हूँ और बदले में इसे 2 सूखी रोटी दे देती हूँ। यह सब सुनकर सोहनलाल जी की आंखें गीली हो गई और उनके हाथ से पानी का मटका नीचे गिरकर टूट गया। प्रीति गुस्से में अंदर आकर बोली, मटका फ्री में आता है क्या बुड्ढे, अब साफ कर इसे। बेचारे सोहनलाल बहू के मायके वालों के सामने पानी पानी हो गए और रोते हुए मटके के सारे टुकड़े उठाने लगे, फिर फर्श पर पड़ा पानी साफ करने लगे। सोहनलाल जी का दिल आज चकनाचूर हो गया था। उनका बेटा सचिन और बहू प्रीति अब उनको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सोहनलाल जी ने अपनी छड़ी उठाई और घर से बाहर चले गए। सचिन और प्रीति ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। भूखे पेट सोहनलाल जी सड़क पर चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी जेब कंगाली तो उसमें 500 रुपये का एक नोट था। उन्होंने 20 रुपये का एक बड़ा पाव लिया और वह खाकर स्टेशन की ओर चल पड़े। सोहनलाल जी वहां आती जाती ट्रेनों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब वह घर की सूखी रोटी नहीं खाएंगे। उन्हें कुछ करना होगा जिससे वह इन 500 रुपयों के 1000 रुपये बना सके। वैसे भी सोहनलाल जी एक पक्के बिजनेसमैन आदमी थे। उनका दिमाग ऐसी बातों में खूब चलता था। उन्होंने एक पापड़ की दुकान से बहुत सारे पापड़ के पैकेट खरीदे और स्टेशन के पुल पर पापड़ बेचने बैठ गए और देखते देखते उनके सारे पापड़ बिक गए और उन्हें 100 रुपये का मुनाफा हुआ। रात को जब वह घर वापस आए, बेटे बहू ने कोई चिंता नहीं दिखाई कि वह कहाँ गए थे और इतनी देर से क्यों आए। अब सोहनलाल जी रोज स्टेशन पर बैठकर पापड़ बेचने लगे और जो भी मुनाफा होता उसमें से बाहर से ही कुछ ना कुछ खा लेते। घर देरी से आते और सो जाते। सुबह फिर से उठकर अपने काम के लिए चले जाते। बेटा बहू तो खुश थे कि बुढ़ा अब ना घर पर दिखता है और ना दुकान पर, यहाँ तक कि अब उसका खाना भी नहीं बनाना पड़ता। सुबह होते ही निकल जाता है और रात देरी से घर आता है। आज संजू जब इतने सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके ट्रेन से वापस घर लौट रहा था, उसने अपने दादाजी को स्टेशन पर पापड़ बेचते हुए देखा। उसने सोहनलाल जी के पाँव छुए और बोला, दादाजी आप यहाँ पापड़ क्यों बेच रहे हैं। सोहनलाल जी संजू को देखकर रो पड़े और उसको गले लग गए। संजू ने जब वापस अपने बात पर जोर दिया कि वे यहाँ पापड़ क्यों बेच रहे हैं, तब सोहनलाल जी ने सारी हकीकत संजू को बयां कर दी। संजू ने दादाजी के लिए एक लॉज में कमरा लिया और उन्हें कुछ खाने पीने का चीज़ लाकर दी और बोला, दादाजी जब तक मैं ना कहूँ आपको यहाँ से बाहर नहीं आना है।
संजू अपने घर पहुंचा। संजू को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। संजू बोला, दादाजी कहाँ है मम्मा? प्रीति बोली, क्या बताऊं बेटा, तेरे दादाजी जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं सठियाते जा रहे हैं। दिन भर घर से गायब रहते हैं और रात को घर आते हैं। जब 2 दिन हो गए और सोहनलाल जी घर नहीं लौटे तो प्रीति सचिन से बोली, सुनिए जी, यह बुढ़ा कहीं मर वर तो नहीं गया? पूरे 2 दिन हो गए उसको घर से गए हुए, वापस घर क्यों नहीं लौट आया? सचिन बोला, मर जाए तो अच्छा ही है ना, हमारे सर से एक बोझ कम हो जाएगा। संजू अपने माता पिता की यह बातें सुन चुका था। अब वह समझ चुका था कि उसके माता पिता कितने गिरे हुए इंसान हैं। संजू सोहनलाल जी के पास आकर बोला, दादाजी, जिस मकान पर पापा और मम्मी अपना हक जमा कर बैठे हैं वह सब कुछ आपका है। हमें कोर्ट द्वारा एक नोटिस भेजना होगा ताकि मेरे मम्मी पापा के अकल ठिकाने आए। सोहनलाल जी भी पोते के साथ मिलकर बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन कोर्ट द्वारा सचिन को नोटिस पहुंचे जिसमें सोहनलाल जी ने बेटे बहू पर आरोप लगाया था। नोटिस देखकर सचिन और प्रीति के होश उड़ गए और दोनों सोहनलाल जी को भर भर कर गालियां देने लगे। संजू ने जब जाकर नोटिस पढ़ा तो प्रीति बोली, देखा बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था तेरे दादाजी सठिया गए हैं, तू खुद ही देख ले। हे भगवान, बड़ा बुढ़ा ने हम पर इस घर और दुकान को लेकर केस कर दिया है। अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे और यह बुढ़ा इतनी सारी प्रॉपर्टी का अकेला क्या करेगा? संजू बोला, मम्मा, यह तो आपको और पापा को दादाजी पर जुल्म करने से पहले सोचना चाहिए था। बेचारे दादाजी को आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि उन्हें स्टेशन पर बैठकर पापड़ बेचने पड़े। धिक्कार है आप जैसे बेटे बहू पर। मुझे आप लोगों को अपने माता पिता कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। काश मैं आप लोगों का बेटा ना होता। सचिन और प्रीति को जब पता चला कि सोहनलाल जी और संजू पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं और यह सब इन दोनों का किया धरा है, दोनों ने मिलकर बेटे संजू से माफ़ी मांगे और बोले, हम लोग तेरे दादाजी से भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं। बेटा, तू ले चल हमें उनके पास। संजू सोहनलाल जी को घर ले आया। सोहनलाल जी को देख प्रीति और सचिन उनके पैरों में गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, मगर सोहनलाल जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और बोले, तुम जैसे नालायक औलाद को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। उन्होंने सचिन और प्रीति को अपने सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और उन्हें इस घर में रहने तक की इजाज़त नहीं दी। सचिन और प्रीति को यह दुकान और घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। दादा और पोते ने उन्हें बिल्कुल माफ़ नहीं किया। संजू बोला, दादाजी, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन रह चुके हैं, मुझे भी अच्छा बिजनेसमैन करना सिखाए। सोहनलाल बोले, बेटा देख लेना, एक दिन तुम मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और दोनों मुस्कुरा उठे। दोस्तों, जो माता पिता अपने बड़ों को आदर नहीं देते हैं उनके बच्चे कभी फिर उन्हें भी आदर नहीं दे पाते हैं। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी अच्छी कहानी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले कहानी आप तक पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।